नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BABG 171 के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा संवैधानिक साधन और सामाजिक न्याय। इससे पहले इस कोड के 5 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। आशा है वो सभी चैप्टर आपने पढ़े होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए भी होंगे। आज की क्लास से जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन ये बन रहा है कि ब्रिटिश इंडिया में यानी कि ब्रिटिश भारत में अंबेडकर द्वारा दलित वर्गों के लिए किन संवैधानिक सुधारों की मांग की गई। तो चैप्टर से यही क्वेश्चन बनता है और इस चैप्टर में इसी प्रश्न की चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर चैप्टर में यह बताया जाएगा कि सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए किन संवैधानिक प्रावधानों को किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखो भाई, इससे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले हम सामाजिक न्याय शब्द को समझ लेते हैं कि आखिर सोशल जस्टिस का मतलब होता क्या है। तो देखो, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह सब चीज़ प्राप्त होनी चाहिए जिसका वो अधिकारी है। जिस व्यक्ति के पास योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उसे उसके अधिकार मिलने ही चाहिए। तो हम कहेंगे ये समाज का न्याय है। अगर किसी समाज में कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं तो यह सामाजिक न्याय नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या होना चाहिए? तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि समाज के प्रत्येक बंदे को यह समझना चाहिए कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं वो आखिरकार मनुष्य ही हैं। उनकी जाति बाद में, उनका धर्म बाद में है, उनका जेंडर बाद में है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हर एक बंदा ह्यूमन तो है ही ना। तो ह्यूमन होने के नाते ह्यूमन जैसा बिहेव जब सब करने लग जाएंगे तो ही सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं इंसान की प्रवृत्ति इतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए इंसानों को कंट्रोल करने के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर यही बताया जाएगा कि ब्रिटिश भारत में किन सामाजिक कानूनों की डिमांड करी थी अंबेडकर जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं अब कि हमारा चैप्टर क्या कहता है। तो हम सभी जानते हैं अंबेडकर जी ने दलित और वंचित वर्गों के लिए समय समय पर अपनी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपने बहुत सारे बयान दिए थे, बहुत सारी कमेटियों की लीडरशिप करी थी और बहुत सारे प्रमाण पत्र जारी किए थे जिसमें उन्होंने दलित वर्गों के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा आखिर कैसे हम दलित वर्गों को सुरक्षा दे सकते हैं। तो सीन ये था कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था। और साइमन कमीशन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत में आया तो ये इसलिए भारत में आया था ताकि वो भारत के में कानून जो बनने हैं उन कानूनों की समीक्षा कर सके। कानून में क्या सुधार हो सकते हैं इसके लिए ब्रिटेन ने 7 लोगों का एक ग्रुप भेजा था। इसके जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। हालांकि भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया और भारतीयों ने ये कहा कि भाई साइमन कमीशन में 7 के सातों बंदे तो बाहर के हैं, इंडिया का तो कोई बंदा इसमें है नहीं। तो बाहर के लोग इंडिया के समाज को कैसे समझ सकते हैं, वो इंडिया के समाज के लिए कानून कैसे बनाएंगे। तो इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे दिए गए और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई इस विरोध में। लेकिन अगर आगे चलकर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो साइमन कमीशन के सामने जब बाबा साहेब गए तो बाबा साहेब ने एक बयान प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा भाई देखो, अगर आप हमारे समाज के लिए नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो सरकार हमारे समाज में यह बात रखे कि भाई हर एक बंदे को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि उस समय शिक्षा बड़ी रुकावट थी, केवल कुछ ही लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त थी, केवल उच्च वर्गों के लिए शिक्षा प्राप्त थी। तो अंबेडकर साइमन कमीशन से यह डिमांड कर रहे हैं कि जब भी भारत सरकार अधिनियम बने, भारत सरकार के लिए जो भी अधिनियम बनेगा उसमें शिक्षा का आप प्रचार प्रसार करोगे, सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलोगे। इवन सरकारी नौकरियों में जो भर्ती की जाएगी उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि कोई व्यक्ति निम्न जाति का तो इसलिए उसको भर्ती नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए जाने चाहिए। यानी कि जब साइमन कमीशन भारत में आया, भारत में संवैधानिक प्रावधानों को लेकर, अधिनियमों की जांच को लेकर, तो बाबा साहब ने ये डिमांड करी कि भाई देखो, आप कानून बनाइए लेकिन कानून में शिक्षा का प्रचार प्रसार करोगे आप, भर्ती के दौरान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए।
इसके अलावा अम्बेडकर ने कुछ और डिमांड्स भी करी। उन्होंने कहा कि भाई जो शोषित वर्ग हैं, जो शूद्र वर्ग है, दलित वर्ग है, या जिनके साथ भेदभाव किया है, उन सबको शिक्षा के लिए, उन सबकी शिक्षा के लिए हर प्रांत को आदेश दिया जाए, ताकि शोषित वर्ग का भी लाभ हो। शिक्षा के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है, जो पैसा दिया जा रहा है, वो सभी को बराबर मिले। ऐसा ना हो कि उच्च वर्ग के लिए तो आप सब्सिडी दे रहे हो, निम्न वर्ग के लिए कोई डोनेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शोषित वर्गों की शिक्षा का प्रावधान किया जाए और इसके लिए प्रांतों को ऑर्डर दिया जाए, आदेश जारी किया जाए कि वो सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान करें। दूसरी डिमांड अम्बेडकर जी ने ये करी कि जितने भी शोषित वर्ग हैं, जितने भी वंचित वर्ग हैं, उन्हें क्या मिले, सेना में नौकरी मिले, नौसेना में नौकरी मिले, पुलिस में नौकरी मिले। ऐसा ना हो कि पुलिस, नौसेना और सेना में केवल कुछ ही लोगों के लिए नौकरी हो, ऐसा ना हो, जातियों की कोई सीमा ना हो, सभी लोगों को भर्ती मिले। और इन्होंने कहा सिविल सर्विसेज के पदों में भी शोषित वर्गों को अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल कुछ ही जाति के लोग, कुछ ही धर्म के लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे, निम्न जाति के लोग, शोषित लोग भी सिविल सर्विसेज में जाएंगे। ये डिमांड अंबेडकर जी ने अंग्रेजों से कर दी। उन्होंने सभी की सुरक्षा पर जोर दिया। उनका मानना था सुधार तो जब ही हो सकते हैं ना, एक अच्छा प्रशासन तो जब ही हो सकता है जब वो समाज में रहने वाले हर बंदे को सुरक्षा प्रदान करे। अगर एक समाज में कुछ ही लोगों को सुरक्षा मिलेगी तो ये सोशल जस्टिस थोड़ी होगा, ये सामाजिक न्याय थोड़ी होगा, ये समाज में सभी को न्याय की प्राप्ति थोड़ी मिल पाएगी। तो नवंबर 1928 में बंबई सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। यह समिति जो है ये बंबई में बनी और इस समिति में ये कहा गया, इस कमेटी में ये कहा गया कि आदिवासी जो जनजातियां हैं इनकी भी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए। यानी कि बात सिर्फ इतनी सी है कि ब्रिटिश इंडिया में सुधारों के लिए बात की जा रही है और इस सुधार में अम्बेडकर जी ये डिमांड कर रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा शासन चलाना है, अच्छा प्रशासन चलाना है, तो आप क्या करो, आप सभी के सम्मान की बात करो। सरकार ने क्या करा, 1928 में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का उद्देश्य ये था कि जितने भी शोषित वर्ग हैं, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो कोई भी हों, इन सभी को क्या करेंगे हम, इनकी शिक्षा, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति की जांच करेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई आदिवासी जो हमारा समाज है उसमें शिक्षा की क्या स्थिति है, कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, और अगर उन्हें जानकारी है तो कितनी जानकारी है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, आखिर कितने लोग गुजारा भत्ता कितने पैसों में कर पाते हैं, उनके आमदनी के सोर्सेज क्या हैं, और समाज में उनकी स्थिति वाकई में क्या है, कितना भेदभाव उनके साथ किया जाता है, समाज में उन्हें कितना सम्मान मिलता है। इस कमेटी में इन सभी चीज़ों की जांच करनी थी। अंबेडकर जी इस समिति के प्रमुख सदस्य थे और इस कमेटी का नाम था स्टेट कमेटी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सरकार को सौंपी। यानी कि सामाजिक सुधारों के लिए एक स्टेट कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के एक मेंबर अंबेडकर भी थे और इस कमेटी ने 1930 में सरकार को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये डिमांड करी कि भाई देखो, सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, यानी कि छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, और जो बच्चे दूर से पढ़ने आएंगे उन्हें हॉस्टल की सुविधा, यानी कि छात्रावास की सुविधा भी मिलनी चाहिए। पिछड़े वर्ग का आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भर्ती पर विशेष बल देना चाहिए कि जो पुलिस वगैरह की भर्ती निकलती हैं उसमें सभी लोगों को समान रूप से बढ़ावा मिलना चाहिए। जितने भी सेवा सेक्टर हैं उसमें पिछड़े वर्गों को बाहर नहीं करना चाहिए, और जो ऐसी देवदासी जैसी प्रथाएं चल रही हैं इन प्रथाओं को रोक देना चाहिए। देवदासी प्रथा बहुत ही बेकार प्रथा थी, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो इसमें क्या था, ये महिलाओं के अगेंस्ट थी। इसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं का शोषण किया जाता था और उन्हें इवन कई बार बेच भी दिया जाता था। ये माना जाता था वो सिर्फ पुरुषों की सेवा के लिए हुई हैं। तो ऐसे में देवदासी जैसी प्रथा जो थी उनको ख़त्म करने की बात की। 1930-32 के दौरान एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया ब्रिटेन में। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें सभी लोगों की रजामंदी हो। तो जब अंबेडकर जी उस गोलमेज सम्मेलन में गए तो इन्होंने ब्रिटेन और दुनिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि भाई देखो, जब तक कमज़ोर लोगों की समस्याओं पर समाधान नहीं होगा तब तक किसी एक अच्छे देश का निर्माण हो ही नहीं सकता। इस गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने और राय बहादुर श्रीनिवासन ने शोषित वर्गों के लिए लीडरशिप करी कि आखिर किसी देश के संविधान में शोषित वर्गों को क्या अधिकार मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर भी शोषित वर्गों की बात करी। ये डिमांड की गई कि भाई शोषित वर्गों को भी मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। इतना ही नहीं, अम्बेडकर जी ने तो ये तक कह दिया कि देखो भाई, जब हम शोषित वर्गों की बात करते हैं, जब हम शूद्र वर्ग की बात करते हैं, तो ये हिंदुओं से अलग है। आप इन्हें हिंदुओं के साथ मत कहो, ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो राजनीतिक प्रयोजन है
कि इन्हें हिंदुओं के साथ रखा गया है, हिंदुओं का भाई कहा गया है, लेकिन कभी भी हिंदुओं के भाई इन्हें स्वीकारा नहीं गया है। यानी कि दिखावटी तौर पर शूद्रों को हिंदुओं का भाई माना गया है, लेकिन इन्हें हिंदू स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई देखो, शोषित वर्ग अलग होने चाहिए और हिंदू अलग होने चाहिए, हमें हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, हमारा अपना अलग वर्ग होना चाहिए। इन्होंने कहा हमारी नौकरियों में अलग से भर्तियां होनी चाहिए, सैन्य विभागों में भर्ती होनी चाहिए और सभी चीज़ के लिए दरवाजे खुलने चाहिए। आगे चलकर अंबेडकर जी की इस बात को मानते हुए, पता है आपको, अंग्रेजों ने ये कह भी दिया कि जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, जो वंचित वर्ग है, वो हिंदू धर्म का भाग ही नहीं है। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, गांधी जी ने अनशन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। अंग्रेज अपनी साजिश में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। उन्होंने पहले धर्म के आधार पर देश को तोड़ा, अब जाति के आधार पर देश को तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत हानि होगी और गांधी जी अनशन पर बैठ गए। पिछले चैप्टर हमने इसे पढ़ा भी था। फिर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समाधान हुआ। गांधी जी ने कहा देखो भाई, ये वंचित नहीं है, अछूत नहीं है, तो हरि के जन हैं, ये तो हरि की सेवा कर रहे हैं। और फिर गांधी जी ने कहा कि देखो, धर्म में सुधार करो, धर्म को तोड़ो मत। एक सुधारक सुधार करता है, तोड़ता नहीं है। अगर आपको समाज सुधार करना है तो समाज सुधार करो, समाज में तोड़ो मत। और ऐसे करके अम्बेडकर और गांधी के बीच में समाधान हुआ। आगे चलकर अम्बेडकर जी ने कुछ और डिमांड्स करी। उन्होंने कहा शोषित वर्गों को सभी शैक्षणिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, शोषित वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से लीडरशिप दी जानी चाहिए, राज्य और केंद्र सेवाओं में नौकरियां दी जानी चाहिए, डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतांत्रिक निकायों में इनकी भी लीडरशिप होनी चाहिए, इनके लिए वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, अलग बस्तियों की स्थापना होनी चाहिए। ये बात तो थी आज़ादी से पहले। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश इंडिया में अछूत वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए अंबेडकर जी ने क्या आवाज़ें उठाई, तो आप बताना। शिक्षा के प्रसार की बात की गई, उन्होंने कहा भर्ती में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर्याप्त सुरक्षा की बात की गई, नौसेना, सेना, पुलिस में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिविल सर्विसेज में भी उनके भागीदारी होनी चाहिए। फिर स्टेट कमेटी बनी तो उन्होंने स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल्स की भी बात करी। आगे चलकर गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने यह भी डिमांड कर दी कि वंचित वर्गों को हिंदुओं से अलग होना चाहिए, लेकिन गांधी जी के विरोध के परिणाम स्वरूप ये बात पूरी नहीं हो पाई। और आगे चलकर फिर उन्होंने राजनीतिक भागीदारी की भी डिमांड करी। ये सब बात कब हुई, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो अंबेडकर जी को एक बहुत बड़ी भूमिका दी गई और ये कहा भाई देखो, आप उस संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के हेड और कानून मंत्री का पद भी आपको दिया जाता है। आप इस देश के लिए जो अच्छा समझते हैं उस पर अपने विचार दे सकते हैं, अगर सबको सही लगेगा तो इस विचार को फॉलो कर लिया जाएगा। तो अंबेडकर जी ने एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग 3 शब्दों की बात की और ये कहा कि सभी को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार होते हैं, इंग्लिश में ना फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आज भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 का जो भाग है, भाग 3, यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार लिखे मिलेंगे। और ये मौलिक अधिकार हर किसी को सम्मान प्रदान करते हैं, हर किसी के समानता पर आधारित हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, माइनॉरिटी, धर्म का अधिकार, ऐसे अधिकार रखे गए हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि समाज में न्याय स्थापित किया जा सके, समाज में सभी के लिए बराबरी साबित की जा सके। हर एक बंदा जब कहे कि मैं भारतीय हूँ तो उसे भारतीय कहने पर गौरवान्वित महसूस हो सके। तो भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14। ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, कानूनों का समान संरक्षण है, यानी कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कानून में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान का एक विशेष मौलिक अधिकार है। अगला अधिकार यह है आर्टिकल नंबर 15 में कि भैया धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी जाति के, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सामाजिक सुधारों का एक दायरा था जिसे संविधान के माध्यम से गारंटी दे दी गई कि भाई आज़ाद भारत में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार तो बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगी, स्कूलों में रिजर्वेशन होगा, घबराना नहीं है। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होगा, जितने लोगों का शोषण किया है उन्हें बराबरी पर लाया जाएगा और एक इक्वल कंट्री की स्थापना की जाएगी, एक ऐसे देश की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी लोग बराबर होंगे, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान अवसर मिलेंगे, आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल नंबर 17 में ये कह दिया गया कि छुआछूत खत्म है बिल्कुल, अगर कोई बंदा अस्पृश्यता का दोषी पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी। अब इंसानों को कोई खरीदेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, आर्टिकल नंबर 23 में लिखा गया ये। तो ये वो संवैधानिक प्रावधान है जो आज़ादी के बाद ये हुआ कि अब सभी को समानता लाने के लिए क्या किया जाए। हमारे देश पर हमेशा ये कलंक रहा है, ये सामाजिक कलंक रहा है कि हमारे समाज में कुछ लोगों को निम्न माना गया,
लेकिन जब संविधान सभा थी, संविधान बना रही थी, तो उसमें बाबा साहब ने बहुत सारे प्रयास किए और उन्होंने ये कोशिश करी कि हर एक बंदे को समानतापूर्वक जीवन मिल पाए, सभी लोगों को अधिकारों की गारंटी मिल पाए। उन्होंने कहा देखो भाई, अगर आप एक ऐसा देश बनाओगे जहाँ लोग भूख के डर से किसी और लोगों के हाथों में बिक जाएं, तो ऐसे देश का फ़ायदा ही क्या। हमें तो एक ऐसा देश चाहिए जहाँ हर किसी को मनुष्य समझा जाए, हर मनुष्य को मनुष्य होने के नाते अधिकार दिए जाएं। इस तरीके से मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। आगे चलकर संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निरीक्षक तत्व रखे गए। राज्य के नीति निरीक्षक सिद्धांतों का मतलब ये होता है कि ये कुछ सिद्धांत हैं जिस पर चलकर सरकार अपने कार्य करेगी। यानी कि देश में किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, किसी व्यक्ति की सरकार बन जाए, उसे अपनी मनमानी नहीं है कि वो कुछ भी कर लेगा, उसे कम से कम इन आदर्शों को तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक संविधान में कुछ आदर्श दिए गए हैं और उन आदर्शों को तो सभी को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी एक अच्छी सरकार सरकार कहलाएगी। अंबेडकर जी ने कहा संविधान सभा में कि भाई जिसे शक्ति मिल गई, जिसकी सरकार बन गई, उसे ये आज़ादी नहीं है कि वो अपने प्रयोग से कुछ भी कर देगा। उन्हें राज्य के नीति निरीक्षक सिद्धांतों का सम्मान करना पड़ेगा, वो इनकी अनदेखी नहीं कर सकता। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक प्रावधान लिखे गए हैं कि हर वर्ग के लिए सरकार काम करेगी, वंचित वर्गों के लिए विशेष चीज़ों की स्थापना करेगी, इवन पशुओं तक के लिए कार्य करेगी, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगी। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। नीति निरीक्षक सिद्धांत इसलिए बनाए गए ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, एक ऐसे राज्य की स्थापना हो सके जो सबका कल्याण करता हो। तो आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए मौलिक अधिकार दिए गए, राज्य के नीति निरीक्षक तत्व दिए गए। इसके अलावा संविधान में कुछ और भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 330 में ये कहा गया जो SC हैं, ST हैं, इन्हें लोकसभा में सीटें मिलेंगी ताकि ये भी देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएँ। आर्टिकल नंबर 331 में ये कहा गया कि एंग्लो इंडियन देखो वो लोग थे, जब ब्रिटिशर्स भारत में चले गए तो बहुत सारे यूरोपीय जो है इंडिया में रहे। तो ऐसे में इन यूरोपियों की संख्या तो कम थी, अगर ये चुनाव लड़ते तो जीत नहीं पाते, तो लेकिन संसद में इन्हें भी अधिकार दिया गया, तो इन्हीं लोगों को एंग्लो इंडियन कहा गया। जैसे हम जाके अमेरिका में रहने लग जाएं तो हम इंडियन अमेरिकन हो जाएंगे, यानी कि इंडिया के हैं लेकिन अमेरिका में हैं। ऐसे यूरोपीय लोग जो थे इन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता था, लेकिन अब ना इनकी ये सीटें खत्म कर दी गई हैं वर्तमान में। तो ये पुरानी किताब है तो इसलिए इसमें पुराना बताया जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 331 में यह था कि एंग्लो इंडियन जिनकी संख्या कम है उन्हें भी लीडरशिप मिले, बट अभी ऐसा है नहीं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 332 में ये लिखा था कि राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें भी SC और ST लोगों के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। आर्टिकल नंबर 333 एंग्लो इंडियन के लिए था, अब नहीं है। आर्टिकल नंबर 334 में ये कहा गया कि जो शुरुआत में रिजर्वेशन है ये 10 साल तक चलेगा, लेकिन उसके बाद लगातार इसे बढ़ाते गए और अब भी ये रिजर्वेशन चल रहा है, अब भी आरक्षण चल रहा है। आर्टिकल नंबर 335 में ये कहा गया कि जितनी भी सरकारी सेवाएं होंगी संघ और राज्य की, उसमें SC और ST के लिए दावे पर विचार किया जाएगा। 336 एंग्लो इंडियन के लिए था, 337 भी एंग्लो इंडियन के लिए था, 338 फिर से SC और ST के लिए बात की गई, और 339 में SC ST के कल्याण के लिए बात की गई। 340 में भारत के राजनीतिक समाज क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की कठिनाइयों की बात की गई कि भाई उसके लिए आयोग बनाया जाएगा, इसलिए भारत में SC आयोग बनाया गया है, ST आयोग बनाया गया है। तो जब हम भारतीय संविधान में आज़ादी के बाद हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय का मतलब तो आप समझ गए हैं, समाज में हर व्यक्ति को उसका प्राप्य मिले, समाज में हर व्यक्ति जिस चीज़ का अधिकारी उसे वो सब मिल पाए, इसके लिए मौलिक अधिकार रखे गए, राज्य के नीति निरीक्षक तत्व रखे गए, संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार दिया गया। ये नहीं है कि कोई किसी अलग जाति का तो उसके वोट की भूमिका अलग होगी, हर एक बंदा चुनाव लड़ सकता है, सीटें रिजर्व की गई। ये सब संवैधानिक प्रावधान है जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना की बात की गई है। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के लिए अम्बेडकर ने क्या मांगे करी। तो ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के लिए क्या मांग करी थी उन्होंने कि भाई सेना, नौसेना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। फिर स्टेट कमेटी का गठन भी किया गया, गोलमेज सम्मेलन में भी गए वो वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि अछूतों को हिंदुओं से अलग समझा जाना चाहिए। फिर वो तो गांधी जी के कहने से मामला रुक गया। फिर आप यहाँ बताओगे सामाजिक न्याय के प्रचार और भेदभाव को रोकने के लिए संविधान किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसमें अंबेडकर जी की क्या भूमिका थी। तो फिर मौलिक अधिकारों के बारे में बता देना, राज्य के नीति निरीक्षक तत्वों के बारे में बता देना, SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधान कौन कौन से थे। तो भाई फिर आपको ना ये वाले आर्टिकल याद होने चाहिए, आर्टिकल नंबर 330 से लेकर आर्टिकल नंबर 340 तक। तो अगर आपको ये आर्टिकल याद है तो आप अच्छे से आंसर लिख दोगे। आई होप सो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
मैं चीज़ें आपको क्लियर करने में सक्षम रहा हूँगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।